हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं सीटेट के सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को लेकर यहाँ पर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सीरीज़ की ओर। और इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ये क्वेश्चन कहता है कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन कहता है भारत सरकार की औद्योगिक नीति। दूसरा कहता है सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। तीसरा कहता है यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। और चौथा कहता है तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इस प्रश्न का आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, या कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन कहता है भूमि और पूंजी। दूसरा है केवल पूंजी। तीसरा कहता है भूमि और श्रम। चौथा कहता है श्रम और पूंजी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भूमि और श्रम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ब्लैक फुट इंडियन है। ब्लैक फुट इंडियन है, क्या है ये? पहला ऑप्शन है क्यूबा में बागान में काम करने वाला। दूसरा ऑप्शन कहता है कनाडा में प्रवासी भारतीय। तीसरा कहता है निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी। और चौथा कहता है उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। तो ब्लैक फुट इंडियन क्या है ये आपको बताना है। उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे यानी किडनी गुर्दे बोलते हैं के काम ना करने के कारण मरने लगे, तो जिसका उपचार के साथ किया गया था। पहला है आइबुप्रोफेन। दूसरा है एल्ड्रीन। तीसरा है डाइक्लोफेनेक। और चौथा है एस्प्रिन। तो किसके साथ इलाज किया गया यहाँ पर इसका? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक के द्वारा इलाज किया गया जब गुर्दे काम नहीं कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा पवन क्रियाएँ छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः डैश में पाए जाते हैं। पवन क्रियाएँ छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः डैश में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन कहता है रेगिस्तानों। दूसरा कहता है उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों। तीसरा कहता है पहाड़ों। और चौथा कहता है पठारों। तो प्रश्न नंबर 35 का जो सही उत्तर होगा वो होगा रेगिस्तानों। रेगिस्तानों में क्या है? तो ये यहाँ पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। दूसरा कहता है उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की ज़मीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। तीसरा ऑप्शन कहता है पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। और चौथा ऑप्शन कहता है देश के सभी शासनाध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध क्या होगा? सैनिक कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना। दूसरा है इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ों का उत्पादन करने। तीसरा है इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। और चौथा कहता है कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने। तो प्रश्न नंबर 37 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड के छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी यहाँ पर लगाने। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है, तो एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम को देख के ये किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है संवाहनी वर्षा, दूसरा है सम्मुखीय वर्षा, तीसरा है चक्रवाती वर्षा और चौथा है पर्वतीय वर्षा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पर्वतीय वर्षा। आपको पर्वत बने हुए भी दिख रहे हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। पहला है नाभिकीय संघटन, दूसरा है परमाणुवीय कंपन, तीसरा है नाभिकीय संलयन, चौथा है नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए आरेख में दिन विशेष पर पृथ्वी पर स्थिति दर्शाया गया है। ABCDE पृथ्वी की स्थितियां हैं और कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा आपको ये बताना है। ये यहाँ पर स्थिति दे रखी है, सनलाइट यहाँ है। पहला ऑप्शन कहता है सी पर, दूसरा कहता है डी पर, तीसरा कहता है ए पर और चौथा कहता है बी पर। तो यहाँ सबसे ज़्यादा लाइट किस पे रहेगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा लाइट डी पर रहेगी। ऑप्शन नंबर बी सही है, जहाँ पर कहा जा रहा है इस जगह पर क्या है सबसे ज़्यादा लाइट देर तक, ज़्यादा घंटों तक रहेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तंती मोमिन और देवंग समुदाय डैश में लगे हुए थे। क्या लकड़ी के आम बर्तन बनाने के काम, तीसरा है चमड़े के काम, चौथा है बुनने के काम। तो प्रश्न नंबर 41 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बुनने का काम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था, आपको ये बताना है। पहला जो ऑप्शन है वो कहता है अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। दूसरा है उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। तीसरा है मंगोलों से बचने के लिए और चौथा कहता है दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। तो इस प्रश्न का यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, बीचों बीच स्थित था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्या भी है। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है। पहला है त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। दूसरा कहता है 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। तीसरा कहता है यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। लास्ट कहता है भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। पहला ऑप्शन, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। तीसरा है इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए, सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, और चौथा है मसालों की खरीद कर इन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। तो 44 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक आधार यानी बेस को स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम क्या कर सके, तो चला सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। पहला ऑप्शन है पुल और सड़कें बनाने, दूसरा है स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने, लास्ट कहता है ब्रिटेन में श्रीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए सोने चांदी के भंडारों को संचित करने। यहाँ पर 45 का जो सही उत्तर है वो भारत में सूती और रेशमी कपड़े को खरीदने, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री
और 30 इंच ई देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 बजकर सुबह के 8 बज रहे हैं। पहला ऑप्शन है 7:20 AM, दूसरा है 7 AM, तीसरा है 8:40 AM और लास्ट है 8 AM। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 7:20 AM, 7:20 AM होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है बलबन, चौथा है फिरोज शाह तुगलक। 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिदरी क्या है। अगला क्वेश्चन है, बिदरी क्या है। पहला है बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार है। सेकंड है बिदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार है। थर्ड है बिदर में दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम है। तीसरा है बिदर में उत्पादित रेशमी कपड़ों का एक प्रकार है। तो यहाँ पर 48 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिदर एक दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास को कैसे लिखते हैं। पहला है प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, दूसरा है आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, तीसरा है पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके और चौथा है पाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो यहाँ पर 49 का जो सही उत्तर है वो है क्या, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। पीतरा ड्यूरा था या थी। पहला है यूनानी देवता, दूसरा है धात्विक तकनीकी, तीसरा है भवनों को सजाने की शैली, चौथा है उत्तराधिकार की भूमिका। तो यहाँ पर 50 का जो सही आंसर है वो है भवनों को सजाने की शैली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 51 और प्रश्न नंबर 51 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। पहला ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए सजावटी द्वार, दूसरा है रंगशाला, नृत्य प्रस्तुत करने की जगह या फिर यज्ञवेदी, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, हवन कुंड जिसे वर्ग पिरामिडाकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 51 का वहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सजावटी द्वार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा कहता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। पहला है कलकत्ता, बम्बई, पंजाब, दूसरा है कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली, तीसरा है कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, चौथा है कलकत्ता, मद्रास, बनारस। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डैश में स्थित है। पहला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब हरियाणा, तीसरा है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और चौथा है झारखंड बिहार। तो 53 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है, तो ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। पहला ऑप्शन कहता है राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है पाल चोल गुर्जर प्रतिहार, तीसरा है चोल राष्ट्रकूट पाल और चौथा है पाल पल्लव राष्ट्रकूट। तो प्रश्न नंबर 54 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 कहता है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। पहला है टीबी मैकाले, दूसरा है कॉर्नवालिस, तीसरा है चार्ल्स क्लाइव और चौथा है वारेन हेस्टिंग। प्रश्न नंबर 55 का जो राइट आंसर है वो है वारेन हेस्टिंग, इनके ऊपर महाभियोग लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। पहला ऑप्शन है बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, दूसरा है बृहस्पति मंगल पृथ्वी नेपच्यून, तीसरा है शुक्र बृहस्पति मंगल शनि और लास्ट है मंगल शुक्र शनि यूरेनस। प्रश्न नंबर
56 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा किसे कहते हैं? पहला है आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। दूसरा है हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित नया एरा। तीसरा है ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा। और चौथा है क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो प्रश्न नंबर 57 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में क्या है, स्वीकृत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ पर क्या है? तो पहला है अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। दूसरा है उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। तीसरा है इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं। चौथा है इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। प्रश्न नंबर 58 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न है हमारा, वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? पहला है आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। जाति और वर्ण समान हैं। थर्ड है वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। और चौथा है लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से सफल लोगों की ज़रूरत थी। 59 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की ज़रूरत थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? पहला है संथाल, दूसरा है भील, तीसरा है गोंड और चौथा है अहोम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है अहोम। गाइस आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? तो पहला ऑप्शन है उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना। दूसरा है नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना। तीसरा है मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक यानी वर्कशीट को हल करना। लास्ट है समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की जानकारी को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों की मौसम की रिपोर्ट एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका अधिक प्रभावी है? पहला है क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, दूसरा है कक्षीय चर्चाएं, तीसरा है परियोजना पद्धति, चौथा है व्याख्यान पद्धति। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा सॉरी गाइस, प्रश्न नंबर 62 के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? पहला है वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। दूसरा है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। तीसरा है नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना। चौथा है विद्यार्थियों को हैंड्स आउट देना और व्याख्या करना। तो 63 का जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 63 का, तो वो क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रह और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। व्याख्यान विधि, परियोजना उन्मुखी, चर्चा उन्मुखी या मुक्त अंत। तो प्रश्न नंबर 64 का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी।
चर्चा उन्मुखी होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न है हमारा थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। ये प्रश्न कहता है, पाठ्यपुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना। दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर में नोट्स बनाएं। सी है शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसे कि दिया गया। लास्ट है शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्य चर्चा में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। तो यहाँ पर 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। शिक्षक को अपनी सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी गाइस। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर, और ये कहता है लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार, शून्यकाल या प्रश्नकाल। तो जो लोकसभा का पहला घंटा होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा प्रश्नकाल, उसे हम प्रश्नकाल बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सभी भारतीयों को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार द्वारा रखा गया, किसके द्वारा? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है BR अम्बेडकर और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न नंबर 67 का जो सही उत्तर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को इसके लिए इन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाई मतदान के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है। पहला ऑप्शन है परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने, तीसरा है अधिक अनुशासित कक्षा और चौथा है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ राइट आंसर होगा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। अगला जो प्रश्न है वो है क्या कहता है, एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता या करती है। वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा या रही है? पहला ऑप्शन है बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता, दूसरा है मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता, तीसरा है संकल्पना को समझने की योग्यता और चौथा है निर्वाचन और व्याख्या करने की योग्यता। प्रश्न नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो है क्या, मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता, ये यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 70, ये कहता है अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंध के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। पहला है गैर संस्कारी संस्थाओं, दूसरा है नागरिक समाज, तीसरा है सरकारी एजेंसियां, चौथा है व्यापारिक घराने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यापारिक घरानों। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? पहला है आंग्ल भारतीय, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है जैन, चौथा है सिख। तो यहाँ पर 71 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, जो कि क्या है, मुस्लिम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दादन व्यवस्था है, दादन व्यवस्था क्या है? पहला है जहाँ व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है, दूसरा है जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, तीसरा है जहाँ व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, और लास्ट है जहाँ व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। तो 72 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी।
जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 73। ये कहता है सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित क्या है? पटकथा लेखक हैं, मानव विज्ञानी हैं, आदिवासी कार्यकर्ता हैं या पर्यावरणविद हैं? तो क्या है आपको ये बताना है। तो ये आदिवासी कार्यकर्ता हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आजकल आदिवासी लोग क्या हैं, वो भी शिक्षा के ओर अग्रसर हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो भी क्या हैं, आदिवासी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए, और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? विश्लेषण के क्षेत्र में, कौशल के क्षेत्र में, संश्लेषण के क्षेत्र में या फिर बोधन के क्षेत्र में? तो 74 का जो सही उत्तर है वो है बोधन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन हमारा क्या कहता है? पहला ऑप्शन है, वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती हैं। अगला हमारा है, वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती हैं। तीसरा है, वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती हैं। और डी ऑप्शन कहता है, वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती हैं। 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक नैतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती हैं? पहला है सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन, दूसरा है लिखित परीक्षाएं, तीसरा है खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना और चौथा है निजी साक्षात्कार। तो यहाँ पर 76 का जो सही उत्तर है वो है खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास प्रश्न को हल करवाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षा बिना बोझ के 1993 में यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को, तो पहला है व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए, विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मानसीय रूप रेखा लगातार अनुपालन करना चाहिए, महत्वपूर्ण सूचनाओं के संसाधन करने में सहायता करनी चाहिए। और डी कहता है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कहता है बाल केंद्रित शिक्षा है। क्या है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र? तो पहला ऑप्शन है बच्चों के अनुभव, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, दूसरा है व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना, तीसरा है बच्चे की इच्छा अनुसार शिक्षण, चौथा है शिक्षक बच्चों की गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। 78 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। उनके अनुभव, विचार और सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता यहाँ पर दी जानी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यानी असेसमेंट का क्या मीनिंग है, क्या उद्देश्य है यहाँ पर? तो आइए चलते हैं ऑप्शंस की ओर। पहला ऑप्शन है यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, दूसरा है शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना, तीसरा है शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया यह मापना, और डी कहता है परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना। तो 79 का जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बी, यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? व्याख्यान और स्पष्टीकरण, वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना, या फिर
श्रुत लेखन एवं अभ्यास, लास्ट है लगातार जांच। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री दिखाना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कड़ा से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है, इसके लिए ऑप्शन है संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग व वाक्य विस्तार, दूसरा है चरणबद्ध प्रक्रिया यानी एल्गोरिदम का वर्णन, तीसरा है समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण और चौथा है शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाक्य विस्तार यहाँ पर होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जनहित याचिका जिसे PIL बोलते हैं द्वारा आई है किसके द्वारा, पहला न्यायिक सक्रियता में गिरावट, दूसरा है सरकारी कामकाज में बाधा, तीसरा न्याय मिलने में बढ़त और चौथा है न्याय मिलने में बाधा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, न्याय मिलने में बढ़त। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा बिना बोझ के अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 83, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि पहला ऑप्शन शिक्षा पारिगम्य जीवन जीने में सहायता करती है, दूसरा केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार है, तीसरा शिक्षा जीवन है और चौथा सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर 83 का ए सही होगा। शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में क्या करती है, सहायता करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप से प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्या की ओर आकर्षित होता है, दूसरा ऑप्शन है इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है, तीसरा ऑप्शन कहता है आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है और चौथा कहता है भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। प्रश्न नंबर 84 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, समूहों के प्रति भेदभाव यहाँ पर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि ऐसा लगता है कि उन्हें मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है समानता का अधिकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 86 और ये कहता है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को, पहला ऑप्शन कक्षा को समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए, चौथा है वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 86 है इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है, सामूहिक परियोजना कार्य यहाँ पर देना चाहिए, ग्रुप प्रोजेक्ट करवाना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। पहला है प्रश्नोत्तर पद्धति, दूसरा कहानी कथन पद्धति, तीसरा व्याख्यान पद्धति, चौथा चर्चा पद्धति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कहानी कथन पद्धति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि पहला है राजनीति विज्ञान एक अध्ययन के क्षेत्र में वैश्विक रूप से स्वीकृत है, दूसरा है राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा, तीसरा है नागरिक शास्त्र शब्दावली राज एरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारिता और ईमानदारी की के साथ जुड़ी हुई है। लास्ट है राजनीति विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः विद्यालयों को इसके लिए आधारभूमि तैयार करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, राजनीति विज्ञान एक अध्ययन के क्षेत्र में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है
89 ये कहता है सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो आइए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन है हमारा समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है आप्रस्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना। तीसरा है संकल्पना को व्याख्यायित करना जैसे पाठ्य पुस्तक में वर्णन किया गया। लास्ट है सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना यहाँ पर कार्य देना। तो कौन सा उत्तर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा, समुदायों के अनुभव के दृष्टांत देना जो बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का इस टेस्ट सीरीज़ का, तो ये है समूह शिक्षण क्या होता है। पहला है संसाधन, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के द्वारा बनाया गया शिक्षण है। शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। सेकंड है शिक्षकों को की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। लास्ट है विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, संसाधन, रुचि और विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा क्या है शिक्षण। ये क्या है, ग्रुप लर्निंग है, समूह शिक्षण है। उम्मीद करती हूँ ग्रुप लर्निंग नहीं यहाँ पर होगा, ग्रुप टीचिंग इसका इंग्लिश। उम्मीद है आपको आज की ये क्लास जो कि हमने SST की क्लास आप सभी के लिए लेके आई है। हमारे पास एक कमेंट आया था कि मैम SST की क्लास प्रोवाइड करें, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर SST की क्लास प्रोवाइड की है और आगे भी SST की टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती रहेंगी। तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ें, सॉल्व ज़रूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ और प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। नमस्कार, जय हिंद।